तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे, संसाधन पढ़ रहे थे। तो आज ये संसाधन का तीसरा वीडियो है। तो आज हम संसाधन में पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। किसके बारे में? तो जल संसाधन के बारे में। जल भी एक प्रकार का संसाधन है। बता चुके हैं पहले कि जो भी वस्तु है जो हमारे आवश्यकता को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो जल हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, अतः यह भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। तो देखिए, जल संसाधन में पढ़ते हैं। तो जल संसाधन यानी कि जल का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उसे कहाँ से पाते हैं? तो जहाँ से पाते हैं यानी कि स्रोत कहते हैं। जहाँ से हम जल को पाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे जल का स्रोत कहते हैं। तो देखिए, जल के कितने स्रोत हैं यानी कि उसके कितने प्रकार हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से जल के जो प्रकार हैं, स्रोत के प्रकार हैं, वो है 4। तो देखिए, पहला पर आया है भूपृष्ठीय जल। तो भूपृष्ठीय जल का अर्थ क्या हुआ? तो भूपृष्ठीय जल का अर्थ हुआ कि जो भूमि के ऊपरी सतह पर है, नदी में, तालाब में, कुओं में, तो ये सब क्या हो गए? भूमि के ऊपरी सतह पर, पृष्ठ पर है, तो ये भूपृष्ठीय जल हो जाएंगे। ठीक। अगला है भूमिगत जल। भूमिगत जल उसको कहते हैं जो भूमि के नीचे रहता है। तो वो भी जो जल है वो भूमिगत जल है। भूमिगत जल को हम नलकूप और हैंडपंप के सहारे अपने आवश्यकता के अनुसार उसको अपने लिए प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया भूमिगत जल। तो भूमिगत जल कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमि के अंदर पाए जाते हैं। ठीक। अगला है वायुमंडलीय जल। हाँ, हमारे वायुमंडल में भी जल पाए जाते हैं। हालांकि वो दूसरी बात है कि वो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो वाष्प के रूप में रहते हैं। क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें भूपृष्ठीय जल पर पड़ती है तो वो क्या होते हैं? वाष्पित होते हैं। वाष्पित होकर क्या वायुमंडल में फैल जाते हैं। तो वायुमंडल में भी हमारे क्या जल पाए जाते हैं। अगला है महासागरीय जल। महासागरीय जल यानी कि जो महासागरों में पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। तो महासागरीय जल उसी को कहते हैं जो समुद्रों, महासागरों में पाए जाते हैं। हालांकि वो जल क्या होते हैं? खारे होते हैं। उन जलों का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए, महासागरीय जो जल होता है वो हमारी पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में है। लगभग देख लीजिए 97%। अगर और देख लें थोड़ा करीबी का तो 96.5%। यानी कि देखिए, टोटल 100 में से 100% में से केवल टोटल 100% में से 97% लगभग केवल समुद्र में पाए जाते हैं। बचा कितना? तो 3%। अब 3% में ही हम लोग सब कुछ करते हैं। तो 3% में भी पूरा 3% का हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। 2%, 3% जो मीठा जल है उसमें से 2% तो ध्रुवों पर जमा है बर्फ के रूप में। तो इसका उपयोग हम कर ही नहीं सकते। ये तो बर्फ के रूप में ध्रुवों पर जमा है। तो केवल 1% का हमारा दैनिक जीवन में उपयोग हो पाता है, वो भी सही तरह से नहीं। उसका भी हम लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, ये पार्ट है जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर लिया हूँ। इससे ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकता है और यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मैं क्या किया हूँ, इस पार्ट को छोटे तौर पर कर लिया हूँ और इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, कह रहा है अगला पॉइंट है जो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध तथा उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते। देखिए, यहाँ पर पृथ्वी का मैं चित्र बनाया हूँ। ये रहा पृथ्वी के ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश से इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर वाले को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए लगभग बहुत सारे महादेश आ जाएंगे। जैसे अफ्रीका तो दोनों में आ जाएगा। एशिया आएगा, यूरोप आएगा, अमेरिका आएगा। यानी कि बहुत सारे जो महादेश हैं यानी स्थल वाला भाग है वो यानी कि उत्तरी भाग में है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध। लेकिन वही देखें जब दक्षिणी गोलार्ध को, तो दक्षिणी गोलार्ध में लगभग बहुत सारे सागर पड़ते हैं और अंटार्कटिका जो जिस पर बर्फ जमा है महादेश में, महाद्वीप है वो एक तरह का, तो वो भी किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जल गोलार्ध। तो परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन कि जल गोलार्ध किस गोलार्ध को बोलते हैं? तो किस गोलार्ध को बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं। ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है जो कि देखिए, भारत में पूरे विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल उपलब्ध है। देखिए, विश्व में अगर विश्व के टोटल शुद्ध जल को 100 मान लें तो उसमें से
4% भारत में पाए जाते हैं। देखिए देखने में 4% है लेकिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि टोटल विश्व में है कितने देश, 212 से, यानी 200 से बहुत अधिक देश हैं, और उसमें से भारत एक है, एक के पास 4% है, तो भाई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए तो ये 4% कहाँ पर है, भारत में है। ये देखने में छोट लग रहा है लेकिन यह कम नहीं है, बहुत अधिक है, ठीक ना। आगे है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हूँ, कुल विद्युत का, जो हमारे भारत में विद्युत पाया जाता है, विद्युत उत्पादन होता है, उसका 22% विद्युत जल विद्युत से प्राप्त होता है। देखिए विद्युत कई प्रकार से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कोयला को एक तरह से होता है, कोयला को जलाकर उसको विद्युत उपयोग किया जाता है, पवन ऊर्जा से विद्युत बनाया जाता है, या फिर सौर ऊर्जा से विद्युत बनाया जाता है, और जल ऊर्जा से भी। तो देखिए अगर इस प्रकार देखा जाए तो भारत में कुल विद्युत का 22% विद्युत, यानी बिजली जो हमारे घरों में आती है, तो उसका 22% कहाँ से बनता है, जल विद्युत से बनता है, जल के द्वारा, डैम के द्वारा, डैम पर लगे रहते हैं टरबाइन, उसको उसके सहारे हमारे देश में 22% लगभग विद्युत बनता है, वो जल के सहारे बनता है। तो इनमें भाई नदियों का हमारा बहुत बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, तो चलते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है देखा, ब्रह्मपुत्र विश्व का 8वां तथा गंगा 10वां लंबी नदी है। देखिए विश्व में बहुत सारी लंबी नदियां हैं, तो उसमें सबसे लंबी नील नदी है, मिस्र में पाई जाती है। देखिए हालांकि भारत में जो है वो गंगा है। तो देखिए अगर देखा जाए तो 8वां है विश्व में सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, और 10वां है लंबी नदी गंगा। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गंगा नदी बड़ी है या ब्रह्मपुत्र नदी। आता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत में देखा जाए तो भारत की देखा जाता है तो भारत में कितना बह रही है, तो भारत में बहती है जो गंगा नदी है 10वें स्थान पर है, वो है 2525, कितना है 2525 किलोमीटर। अगर वहीं पर देख ले ब्रह्मपुत्र नदी को, तो इसका तो लंबाई ज्यादा है, ये बहुत दूर लंबी है, इससे बहुत लंबी है। देखिए 400 का लगभग डिफरेंट पड़ रहा है। तो देखिए क्या बात है कि यह भारत के सबसे लंबी नहीं हो पाती है। यह जो बहती है इसका अधिकतर भाग बहता है तिब्बत होते हुए, उधर चाइना होते हुए, और पाकिस्तान ब्रह्मपुत्र नदी ना, तो वो तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए आ जाती है, मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, ठीक ना। गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड में है, ठीक ना, वहां पर एक गोमुख स्थान है, वहीं से निकलती है। अगला पॉइंट है कि भारतीय नदियों में तापी नदी में जल भंडारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए जो तापी नदी है ना, उसमें जो जल का भंडारण मतलब का, हम लोग अपने क्या भंडारण मतलब जो हमारे अनाज होता है तो उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं ना, भंडारित करते हैं ना, तो उसी तरह देखा जाए तो अपने अंदर जो भंडारित करती है जल को, उसमें सबसे भंडारण की क्षमता किसमें है, तो तापी नदी में है। कितना है, तो उसमें लगभग 97%, कितना परसेंट, 97%। बताइए सबसे अधिक किसी का है, किसका, तापी नदी का। तो आज सकता है क्वेश्चन कि जल भंडारण की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो तापी नदी। वो अपने अंदर बहुत सारा जल को समाहित कर लेती है, ठीक ना, उसका प्रवाह क्षेत्र थोड़ा बड़ा होगा। देखिए अगला है कि प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा 65%। ठीक, एक मिनट थोड़ा रुकिए। तो आइए चलिए जल्दी से क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। तो ये प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो 65% होती है। हमारे भी शरीर में लगभग कितने जल की मात्रा है, तो है 65%। और वही बात कर ले पौधों में, तो पौधों में टोटल देख लिया जाए तो पौधे तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, मानो एक प्रकार के होते हैं, पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रकार की जल की मात्रा होगी। तो देखिए पौधों में 65 से 99% तक जल की मात्रा होती है उनके शरीर में, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ।